धान की नर्सरी आपने तैयार कर ली है या करने जा रहे हैं तो एक बात पक्की समझ लीजिए, नर्सरी लगाने के 10 से 15 दिन के अंदर सांवा, मकड़ा, मोथा, छोटी दूधी, बड़ी दूधी, चौलाई जैसी खरपतवार जरूर आ जाती है और यहीं से आपकी पूरी फसल का 80% नुकसान होना शुरू हो जाता है। अगर आपने इन्हें समय रहते काबू नहीं किया तो तैयार की गई पूरी नर्सरी को ये खराब कर डालेंगी और अगर जल्दबाजी में आकर कोई दवाई की मात्रा ज्यादा डाल दी तो फायदा तो दूर की बात, पूरी नर्सरी खराब हो जाएगी। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम अच्छे से जानेंगे कि धान की नर्सरी में खरपतवार नियंत्रण के लिए क्या करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है और कौन सी दवा का कब और कैसे उपयोग करना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। किसान भाइयों, धान की नर्सरी में खरपतवार को रोकने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि नर्सरी में कौन सी खरपतवार आ रही है, क्योंकि जिस प्रकार की खरपतवार अपनी नर्सरी में आ रही है उसके हिसाब से हमें खरपतवार का नियंत्रण करना पड़ेगा। तो किसान भाइयों, धान की नर्सरी में सकड़ी पत्ती वाली खरपतवार की बात करें तो सावा, मकड़ा, मोथा, दूब घास सबसे ज्यादा आती है और इनमें से ये मकड़ा और मोथा तो सबसे जिद्दी घासें होती हैं जिन्हें कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। वहीं अगर चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार की बात करें तो पत्थर चटा, छोटी दूधी, बड़ी दूधी, चौलाई जैसी खरपतवार सबसे ज्यादा धान की नर्सरी में आती है। किसान भाइयों, होता क्या है, नर्सरी में खरपतवार आने की वजह से जो भी हम खाद और पोषक तत्व नर्सरी में पौध को देते हैं वो सब ये खरपतवार भी ले लेता है। इस वजह से जो भी धान की पौध रहती है वो अच्छे से बढ़ नहीं पाती है। और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि अगर ये नर्सरी में ही हमने ये खरपतवार को कंट्रोल नहीं किया तो रोपाई के वक्त जब हम धान को खेत में लगाते हैं तो ये खरपतवार धान की पौध के साथ वो खेत में भी पहुंच जाता है और जब ये खेत में पहुंच जाता है तो ये सबसे ज्यादा नुकसान करता है। किसान भाइयों, बात करें धान की नर्सरी की तो धान की नर्सरी जैसे ही 10 से 15 दिन की होती है वैसे ही नर्सरी में ये खरपतवार का आना शुरू हो जाता है और ये खरपतवार को अगर 2 से 4 पत्ती के अंदर कंट्रोल नहीं किया गया तो फिर कितनी ही दवाई क्यों न डाल ले, वो सभी बेअसर हो जाती है। और किसान भाइयों, ये मोथा और मकड़ा घास को तो किसी भी दवाई से कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये जो मोथा घास होती है अगर आप इसे हाथ से भी निंदाई गुड़ाई करके उखाड़ कर फेंकते हैं साइड में तो जैसे ही इसे अनुकूल मौसम मिलता है या वातावरण मिलता है तो ये वहाँ पे उगना चालू हो जाती है। ये ऐसा इसलिए होता है किसान भाइयों क्योंकि ये जो मोथा घास रहती है इसकी जड़ों में छोटी छोटी गांठें रहती है और इन गांठों को जैसे ही अनुकूल वातावरण मिलता है ये जर्मिनेट होना चालू हो जाती है और जिस वजह से इस मोथा घास को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वहीं अगर बात करें मकड़ा घास की तो इसकी पत्तियां मोटी होती हैं और ये पत्तियां वैक्स जैसी परत से ढकी हुई होती हैं। तो जब भी हम कोई भी दवाई का इस खरपतवार पर स्प्रे करते हैं तो दवाई पत्तियों के ऊपर ही रह जाती है, अंदर तक असर नहीं कर पाती है। कई इलाकों में तो लगातार हाई टेक्निकल वाली दवाई का उपयोग करने से ये मकड़ा और मोथा घास पे रेसिस्टेंट पैदा हो गया है। मतलब अब कितना भी हाई टेक्निकल दवाई क्यों न डालें इन पर कोई असर नहीं होता है। तो कोशिश आप ये करें कि मकड़ा और मोथा घास को आप हाथ से ही उखड़वाएं। दूसरी बात किसान भाइयों, धान की नर्सरी में खरपतवार डालने से पहले ये बात का ध्यान रखें कि जब भी आप खरपतवार नाशी का छिड़काव करें धान की नर्सरी में बहुत ही ज्यादा या बहुत ही कम पानी नहीं होना चाहिए। अगर पानी कम रहा तो ये खरपतवार नाशी का सीधा असर पौध पे भी पड़ेगा और जिस वजह से धान की पौध में स्ट्रेस भी आ सकता है और इस स्ट्रेस की वजह से धान की पौध में पीलापन भी आ सकता है। और अगर धान की नर्सरी में ज्यादा पानी रहा तो खरपतवार नाशी का असर पूरी तरह नहीं हो पाएगा। तो धान की नर्सरी में खरपतवार नाशी का छिड़काव करने से पहले पानी का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। और अगर किसान भाइयों आपने अभी तक नर्सरी तैयार नहीं की है तो आपको क्या करना है, जिस जगह पर आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं वहाँ एक बार अच्छे से गहरी जुताई करके पानी भर दें और फिर इसे 3 से 5 दिन के लिए छोड़ दें ताकि जो भी खरपतवार है वो अच्छी तरह उग जाए। फिर ये 3 से 5 दिन बाद जब भी खरपतवार आपको दिखने लगे अच्छी तरह तो आप एक बार पडलिंग कर दें। तो ये पडलिंग करने से किसान भाइयों क्या होगा कि ये जो भी खरपतवार है मिट्टी में दबकर सड़ जाएंगी और मर जाएंगी। फिर ये पडलिंग करने के बाद आप इस जगह पर नर्सरी तैयार करें। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं हमें धान की नर्सरी में कौन सी खरपतवार नाशी का उपयोग करना है। सबसे पहले बात तो किसान भाइयों ये है कि धान की नर्सरी 1 महीने के अंदर की होती है और कई किसान क्या करते हैं इसी समय ये खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए हाई टेक्निकल का उपयोग कर देते हैं जिसका असर खरपतवार पर तो होता है पर इसका सीधा असर पौध पे भी पड़ जाता है जिस वजह से पौध भी कई बार मर जाती है। तो हमें कोशिश ये करना है कि हमें ऐसी खरपतवार नाशी का उपयोग करना है जो सिर्फ खरपतवार पर ही असर करे, धान की पौध पर नहीं। तो इसीलिए हमें सिर्फ सिलेक्टिव और सिस्टमिक खरपतवार नाशी का उपयोग करना है जैसे बिस्पायरिक सोडियम 10% SC। ये एक सिस्टमिक और सिलेक्टिव खरपतवार नाशी है। सिलेक्टिव खरपतवार नाशी से हम ये समझ सकते हैं कि जैसे ही अगर हम इसे
धान की नर्सरी में स्प्रे करेंगे तो ये सिर्फ जो भी खरपतवार है जैसे कि पत्थर चटा, चौलाई, छोटी दूधी, बड़ी दूधी, दूब घास, ये उन पर ही असर करेगा। ये सिर्फ खरपतवार पर ही असर करेगा, धान की पौध को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वहीं सिस्टमिक हर्बिसाइड होने के कारण जैसे ही अगर हम इसे नर्सरी में स्प्रे करते हैं तो ये क्या होगा, खरपतवार की पत्तियों द्वारा उनकी जड़ों तक पहुंच जाएगा अंदर ही अंदर और पूरे खरपतवार का विकास रोककर उन्हें जड़ से ही खत्म कर देगा। तो किसान भाइयों, धान की नर्सरी में खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए बिस्पायरिक सोडियम 10% SC बहुत ही अच्छा है। किसान भाइयों, कई बार देखा गया है कि धान की नर्सरी में खरपतवार डालने के कुछ दिन बाद नर्सरी में पीलापन आने लग जाता है। क्या होता है किसान भाइयों, हम नर्सरी में खरपतवार तो डालते हैं लेकिन इसका थोड़ा ना थोड़ा असर तो धान की पौध पर होता ही है। तो इस वजह से कई बार धान की पौध में पीलापन भी दिखाई देता है और कई बार ऐसा होता है कि पोषक तत्वों की कमी की वजह से भी ये पीलापन आता है। तो आपको क्या करना है, चिलेटेड जिंक का 1 ग्राम प्रति 1 लीटर के हिसाब से उपयोग करना है। इससे क्या होता है कि ये जो भी धान की फसल में पीलापन आता है ये उसे कंट्रोल करता है और पौधे की ग्रोथ में भी मदद करता है। साथ ही आपको मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट का भी 1 ग्राम प्रति 1 लीटर पानी के हिसाब से उपयोग करना है। किसान भाइयों, ये मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या करता है, जो भी पोषक तत्वों की कमी की वजह से पीलापन आता है उसे कंट्रोल करता है, क्योंकि मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर जिंक, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, बोरोन, मोलिब्डेनम होता है जो शुरू से ही पौधे की जड़ वृद्धि और विकास में मदद करते हैं और पौधे में आने वाले शुरुआती स्ट्रेस को भी कम करते हैं। आखिरी एक और बात आपको किसान भाइयों ये ध्यान रखनी कि जब भी आप खरपतवार नाशी का स्प्रे करते हैं तो आपको कट नोजल या फिर जिसे फ्लैट फैन नोजल बोलते हैं उसका ही उपयोग करना है। इससे क्या होगा कि आप जो कट नोजल द्वारा दवाई का स्प्रे करते हैं वो सीधे खरपतवार की जड़ तक जाएगी, जिससे सभी खरपतवार बहुत ही प्रभावी रूप से कंट्रोल हो पाएंगी। कई किसान क्या करते हैं कि रिंग नोजल का उपयोग करते हैं और जिससे प्रभावी रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि खरपतवार नाशी का स्प्रे करते वक्त कट नोजल का ही उपयोग करना है। तो किसान भाइयों, ये थी जानकारी कि धान की नर्सरी में हमें खरपतवार को कैसे कंट्रोल करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी खरपतवार नाशी का उपयोग करना है। अगला वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।